सो ठीक है, चलो स्टार्ट ही करते हैं, है ना। तो कल जो मैंने आपको बताया था वो सब आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करके ट्राई किया? ओके ग्रेट नेहा। एनीवन जिसने ट्राई किया हो? आरती ने। ओके वेरी गुड। एंड जिन्होंने नहीं किया है वो भी एक बार ट्राई कर लेना। एंड आई नो अभी थोड़े से एंड लास्ट दिन आ गए हैं ना ट्रेनिंग के, तो आप लोगों को भी थोड़ा ऐसे हो रहा होगा। एंड इम्पोर्टेंटली तो ये है कि आपको एग्जाम की टेंशन हो रही है, बट स्टिल मैं बस आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान रख दो बस 31 तक, एंड देन उसके बाद में आपको जो सही लगे आप वो करना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बिना देरी किए हुए स्क्रीन पर ही चलते हैं। सो एवरीवन, मैंने आपको कल बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। हम रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप करते हैं, कंपोनेंट्स क्या है, प्रॉप्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे पास करते हैं, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे चीज़ें रीयूजेबल होती हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। देन उसके बाद में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जो रिएक्ट है उसका स्ट्रक्चर, कि कौन सी फाइल किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है और कौन सी फाइल से आपको क्या काम करना होता है। एंड जो उसका कंक्लूजन था वो बेसिकली ये था कि आपको जो भी मोस्ट ऑफ द चेंजेस करने होते हैं वो आपको सोर्स फाइल में करने होते हैं। वहाँ पे आप कंपोनेंट नाम का फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, अपनी CSS का फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, एंड डिफरेंट जो पेजेस हैं उनके लिए भी डिफरेंट फोल्डर क्रिएट कर से बना सकते हो। देन मैंने आपको ये भी बताया कि आप कैसे कंपोनेंट फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर एक डिफरेंट फाइल बनाओगे .js की, एंड उसको जाके आप यूज करोगे अपने app.js के अंदर, ठीक है। एंड देन हमने उसको देखा कि ब्राउजर में वो कैसे प्रिंट हो रहा है। नाउ अभी कल से थोड़ा सा एडवांस वर्जन आज हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे लिस्ट को, कीज को, कंपोनेंट्स को, स्टेट को, एंड और भी कई चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब ये मेन टॉपिक है, बट इनके बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स और होंगे जो मैं यहाँ पे आपको कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर लेंदी होगा तो अपन थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेंगे बीच बीच में, एंड बाकी ट्राई करते हैं, ठीक है। एंड आज आपके लिए एक कोडिंग प्रैक्टिस भी है, बिकॉज ये कि जल्दी पढ़ाने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया, आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ना हो। तो बस ये चाहती हूँ कि आपकी कि एक तो जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो अपने हाथ से भी करो। तो अगर आप स्टार्ट करने वाले हो ना इसको, तो आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप npx create dash react dash app की जो कमांड है वो एक बार आप रन कर दो अपने VS कोड के अंदर, ताकि जब अपन कोडिंग प्रैक्टिस के ऊपर लैंड करें तो आपको स्टार्टिंग से उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। जैसे ही मैं आपको कोडिंग प्रैक्टिस दूँ आप तुरंत इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, ना कि आप वेट करो कि जो रिएक्ट का स्टेटस है, मतलब जो भी सेटअप है वो सब बने, एंड देन उसके बाद में मैं ट्राई करूँ, ठीक है। सो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कीज के बारे में बताने वाली हूँ आपको। कीज क्या होती हैं? सो मैंने कल आपको ये बताया था कि हम किसी दूसरे कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। दो कंपोनेंट है, पहले कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में हमने यूज कर लिया, एंड कंसीडर करो कि आपको उस दूसरे वाले कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, ठीक है। एक मान लो कंपोनेंट है हेलो नाम का, यानी सॉरी ग्रीटिंग नाम का कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट है हमारे पास में यूजर्स नाम का, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, हम चाहते क्या है कि हेलो अंजलि, हेलो राहुल, हेलो राज, हेलो एनीवन, ऐसे करके जो भी चीज़ें हैं वो प्रिंट हुए हमारे ब्राउज़र के ऊपर। तो ये क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपली जो हमने हेडिंग वाला कंपोनेंट बनाया था उस कंपोनेंट को हम बार बार कॉल कर सकते हैं, या फिर एक एरे बना देंगे, किसका, हम एक नेम्स का एरे बना देंगे जिसमें एरे में लिखा होगा अंजलि, राहुल, सृष्टि, कुछ भी, है ना, वो सब लिखा होगा। एंड देन उस एरे के ऊपर हम मैप नाम का जो
मेथड है एरे मेथड, उसको हम कॉल कर देंगे। उस एरे मेथड के अंदर हम हमारा जो कंपोनेंट है उसको वहां पे कॉल करने वाले होंगे, ठीक है। उस कंपोनेंट को हम वहां कॉल करेंगे कि इस हेडिंग को यहाँ पे डालना है, इस हेडिंग के अंदर ये नाम का जो यूजर है वो होना चाहिए, ठीक है। देखो अभी बस इतना समझो कि एक जो मल्टीपल एक यूजर प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट है उसको हमें मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप मैप फंक्शन का यूज करते हो एरे के अंदर, जब आप मैप फंक्शंस का यूज करते हो तब उस टाइम क्या होता है कि बार बार वो जो कंपोनेंट है यूजर प्रोफाइल वाला कंपोनेंट बार बार आता रहेगा। एंड रिएक्ट को क्या है, कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा आइटम कौन सा वाला है, अनटिल आप उसको एक प्रॉपर की या प्रॉपर आईडी प्रोवाइड नहीं करते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक एरे बनाया जिसमें खूब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक एरे बनाया है जिसमें खूब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं एंड मैं हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रेवर्स करना चाह रही हूँ रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो रिएक्ट कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है, उसको सारे ऑब्जेक्ट सेम लगेंगे। इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव अ यूनिक आईडी और यूनिक की टू ईच कंपोनेंट, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी केवल समझने की कोशिश करो, VS कोड में और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लाइंस है हम ये पढ़ लेते हैं। कीज हेल्प रिएक्ट टू आइडेंटिफाई विच आइटम्स हैव चेंज्ड, एडेड और रिमूव, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट हमने 4 बना लिए हमारे। नाउ अभी हमने ये डिव बनाया है, क्यों बनाया, क्योंकि पेरेंट एलिमेंट है। इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो h1 बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे यूजर डिटेल्स, DETAIS, ठीक है, यूजर डिटेल्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो मेथड था, ये जो मेथड है ये हम ना किसमें यूज किया करते थे, JS के अंदर, है ना, और हम HTML तो यूज ही नहीं करते थे। तो मैं एक बार आपको वापस याद दिला देती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि JSX के अंदर हम इन सबको लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने तो हमें ये बताया था कि आप वेरिएबल को इम्बेड कर सकते हो, फंक्शन को इम्बेड कर सकते हो। तो सर जो आप जो वेरिएबल को इम्बेड कर रहे हो, फंक्शन को इम्बेड कर रहे हो, तो ये भी वही चीजें हैं जो यूजर डिटेल्स लिस्ट, ये भी एक वेरिएबल है, देन उस पर आप उनके ऊपर चीजें आप अप्लाई कर रहे हो। तो वेरिएबल एंड फंक्शंस को इम्बेड, ये पूरा एक एक्सप्रेशन ही है। और जब भी आपको इनको इम्बेड करना है तो आप कैसे करोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इसीलिए अभी हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करना है ना। तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने एरे लिया है इस एरे ट्रेवर्स करना है, तो यूजर डिटेल्स नाम का एरे डॉट मैप एंड देन यहाँ से मैंने इसके अंदर ले लिया आइटम, ठीक है। देन ये मैंने एरो फंक्शन ले लिया। अब एक काम करती हूँ, पहले ये दिखाती हूँ मैं आपको, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है यूजर प्रोफाइल एंड स्लैश, ओके। तो अब क्या करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ से ये रिटर्न कर देगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट भी ले सकती थी, अगर यहाँ पे मान लो मेरे को मल्टीपल चीजें चाहिए होती है ना, मान लो इस तरीके से देख रहे हैं आप, जैसे H1 भी अगर मुझे चाहिए होता, फर्स्ट यूजर सेकंड यूजर ये सब अगर मैं लिख रही होती, तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे यहाँ मुझे इसको ब्रैकेट में डालना होता इस तरीके से, ओके। या तो ब्रैकेट में डालो या फिर इसको डालो इसमें डिव पेरेंट एलिमेंट के अंदर, ठीक है। पेरेंट एलिमेंट में यहाँ पे भी डालना इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं यहाँ पे आप खुला छोड़ दोगे इसको, है ना। तो चीज याद रखना, अभी तो क्योंकि मैं केवल एक सिंगल एलिमेंट यूज कर रही हूँ इसके लिए पेरेंट एलिमेंट डालने की इतनी कोई जरूरत है नहीं। बट अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इसको पेरेंट एलिमेंट में ऐड करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, यूजर प्रोफाइल डाल दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसके प्रॉप्स में क्या डालने वाली हूँ मैं, इसके प्रॉप्स में ये पूरा आइटम उठाकर डाल दूंगी। बेसिकली मतलब क्या है, अब ये समझो थोड़ा सा, यूजर डिटेल्स नाम का एरे है, उसके ऊपर हम मैप लगा रहे हैं। तो ये जो आइटम है ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब ये, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, यूजर प्रोफाइल में डालेंगे। अब हम ब्राउजर पे शो करना, हम चाहते हैं हमारे ब्राउजर पे शो करना नेम एंड रोल को, ठीक है, नेम को और रोल को शो करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम इस पूरे में उठा के डाल देंगे। और कैसे डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिटेल्स नाम का प्रॉप एंड इज इक्वल्स टू, हम डाल देंगे आइटम, लेकिन
कर्ली ब्रेसेस में आइटम डाल दिया। इसका मतलब क्या है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ ऐड कर दिया है। ओके, ये हो गया। तो हमने क्या बना लिया है, हमने अभी app.js बना लिया है, पूरा प्रॉपर हमने इसको क्रिएट कर लिया है कि कैसे यूजर प्रोफाइल हम शो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि यूजर प्रोफाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन इनको कंबाइनली हम वर्क करेंगे एंड देखेंगे कि आउटपुट में क्या आ रहा है। ओके, एक मिनट। हाँ, सो ये रहा हमारा स्लाइड्स। ठीक है, ये हमने देख ली थी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। Okay, so keys as prop. Keys don't get passed as a prop to the component, but for making it unique, it is important to add as a prop, and you cannot use it in component. ये चीज मैं थोड़ा सा टाइम देने के बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बट पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं एंड देन जब मैं इसको बना लूंगी तब मैं आपको ये दो लाइन अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको पहले VS कोड में समझ में आए एंड देन आपको ये दो लाइंस अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो यहाँ क्या चल रहा है, ये जो बन रहा है ना, ये कंपोनेंट है। ये पूरा कंपोनेंट कैसे पता चल रहा है मुझे कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये एक फंक्शन है, JS का फंक्शन है, जिसके अंदर ये कुछ JSX को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, JSX को रिटर्न कर रहा है। इसका है कि एक फंक्शन है। नाउ यहाँ पे क्या चल रहा है, यूजर प्रोफाइल प्रॉप्स को ले रही है। प्रॉप्स कौन सी प्रॉप्स, जो मैं वहां पे दे रही थी एज अ डिटेल्स। अब प्रॉप्स के अंदर से ये उन डिटेल्स को निकाल रही है और उन डिटेल्स के अंदर से जो भी उसने दिया था वो सब चीजें निकाल रही है। ठीक है, अभी काम करते हैं, समझते हैं इसको, इतने से वो समझते हैं और लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है, मेरा यूजर प्रोफाइल है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉन्स्ट यूजर, कैपिटल में यूजर प्रोफाइल एंड इज इक्वल्स टू प्रॉप्स एंड ये एंड ब्रैकेट। ये मैंने क्या बता लिया अभी, फंक्शन, JS का फंक्शन। ये कंपोनेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक ये JSX का कोड रिटर्न नहीं कर रहा है। तो JSX से कोड रिटर्न करने के लिए हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट डाला है एंड यहाँ पे हमने एक div ऐड कर दिया है। ओ सॉरी, ये सेव हो गया, div। ठीक है, ये हमने div ऐड कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक मिनट, हाँ, तो हमने div ऐड कर दिया। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो हम डिटेल्स app.js में, ये जो डिटेल्स हम यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट को दे रहे हैं, ये डिटेल्स को हमें एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स है डायरेक्टली कहाँ जा रही हैं, ये जा रही है इसके अंदर, इसके अंदर ये डिटेल्स जा रही हैं। तो यहाँ से हम पहले इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसके थ्रू, कॉन्स्ट, किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग के थ्रू। और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग में क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमें यूज करना होता है, डिटेल्स, DETAILS, डिटेल्स लेंगे एंड इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे प्रॉप्स। ओके, प्रॉप्स यानी कि प्रॉप्स के अंदर से डिटेल नाम का जो क्या बोलते हैं इसको, डिटेल नाम का जो प्रॉप हमने लिया था निकाल लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि डिटेल्स के अंदर क्या क्या चीजें डली हुई हैं। आपको पता है डिटेल्स में क्या क्या चीजें हैं, लेट्स सी कि क्या क्या चीजें हमें डिटेल्स के पास डली हुई हैं। डिटेल्स में हमारे पास में है यूनिक नंबर, नेम, रोल, ये तीन चीजें हमारे पास में हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये तीन चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो कॉन्स्ट इन चीजों को हम कैसे लिखेंगे, यूनिक, ओके, यूनिक नंबर, ये क्या, ओके, एनो यूनिक नंबर, जैसा वहां दिया वैसा यूज करना, यूनिक नंबर कॉमा नेम कॉमा और क्या था, रोल, ROLE। अब इज इक्वल्स टू में क्या ले लिया, डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स, तो ये जो डिटेल्स है इसके अंदर से हमने तीन चीजें निकाल ली है। अब इन तीनों चीजों को हम यूज करेंगे हमारे JSX के अंदर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले लिस्ट डाल दी, है ना। अब यहाँ मैंने लिस्ट क्यों यूज करी है, li टैग क्यों यूज किया है, ओके, ये भी यूज करने की जरूरत नहीं है हमें, बताती हूँ मैं आपको, है ना। जो लिस्ट है, li है, ये क्या बन जाएगा, हमारा पेरेंट एलिमेंट। अब क्यों बनेगा, क्योंकि आपको मैंने जब HTML पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और जो ऑर्डर लिस्ट होती है, उनके जो चाइल्ड है वो कौन होते हैं, li। ये li टैग उनके चाइल्ड होते हैं, ul के चाइल्ड होते हैं li टैग। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ul को। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर li जाना चाहिए।
इसीलिए हमने यहाँ पे LI लिख दिया है, ठीक है, ताकि ये पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बन जाए यूजर की। यहाँ पे हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, है ना। तो मैं मान लो H1 हेडिंग डाल दी है और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ नेम। अब नेम में ऐसे नहीं लिखूंगी नेम, ऐसे तो क्या होगा, ये स्टैटिक चला जाएगा। मुझे चाहिए डायनामिक। डायनामिक मतलब जो यूजर दे, जो मतलब जो इस प्रॉप के अंदर आ रहा है वो यहाँ पे प्रिंट हो, इसे बोलते हैं यहाँ पे डायनामिक। तो यहाँ पे मैं नेम डाल देती हूँ। देन यहाँ पे मैं डालूंगी पैराग्राफ में रोल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे डाल सकती, इसको मुझे इस तरीके से डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसका और भी बेटर वे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। हाय, माय नेम इज नेम एंड माय रोल इज ओके एंड आई एम अ, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया है। नाउ लेट्स सी, ये क्या हो गया हमारे पास में। नाउ अब एक चीज जो प्रॉब्लमेटिक है वो क्या चीज है, यहाँ पे हमने यूजर प्रोफाइल को एक्सपोर्ट नहीं किया, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर प्रोफाइल, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। एंड नाउ अभी ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं पहले तो कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। और ये क्या, यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं है, होपफुली नहीं है, होगी तो चेक कर लेंगे, वरना। और यहाँ पे भी कभी कोई गड़बड़ दिख नहीं रही है मुझे। देन ये लेट्स ट्राई इट आउट, npm start, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, सो थोड़ा सा वेट प्लीज। अभी एक बार रन हो जाए तो उसके बाद में अपन सेव करेंगे ना, तो ऐसे ही चेंजेस हमें शो कर देगा, कोई बड़े चेंजेस देखने की कोई वो नहीं होगा, है ना। बेसिकली क्या होता है, जब रिएक्ट में आप कुछ चीजें चेंज करते हो फाइल के अंदर एंड देन उस फाइल को सेव कर देते हो, तो बार बार ये जो सर्वर है ये रन करने की जरूरत नहीं होती है, आपको खुद ब खुद ही शो कर देता है ना। ये जो अभी अपन स्टार्ट करें ना npm स्टार्ट से, वो करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपको चेंजेस शो कर देगा इसके ऊपर ना। ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। ओके, दिखा कुछ आप लोगों को यूजर डिटेल्स, ये कहाँ से आ रही हैं चीजें, ये आ रही है हमारे ऐप के अंदर से। कौन सा ऐप, ये app.js। मैंने लिस्ट निकालने से पहले यहाँ क्या लिखा था, ul, है ना, ul डाला था। एंड यहाँ पे मैंने इसकी लिस्ट ये सब डाल दी थी। अब मैंने केवल एक चीज के लिए केवल एक बार यूजर प्रोफाइल बनाई, लेकिन ये जितने भी मेरे पास में जितने भी चीजें थी वो सारी उसने शो करी, मेरे एरे में जो भी चीजें थी वो सारी इसने शो कर दी, और जैसा मैंने कहा था वैसा ही इसने शो किया है। ओके, तो मुझे पहले बताओ आपको ये समझ में आया या नहीं आया, एवरीवन। ओके, नेहा, हेमंत, आरती, कार्तिक, ओके एवरीवन, ग्रेट। आलोक, व्हाट अबाउट विनीत, ओके ग्रेट विनीत, ठीक है। सो अभी ये हमने यहाँ से समझ लिया कि हम कैसे एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज करेंगे एंड उसको हम कैसे हमारे ब्राउजर के ऊपर शो करेंगे। सो अब बारी है कि एज प्रॉप्स को शो करने की, ठीक है, कि डोंट गेट पास एज प्रॉप्स टू द कंपोनेंट, ठीक है। देखो, मैंने जब आप लोगों को ओके मैंने स्क्रीन ही शेयर नहीं करी है, एक मिनट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, की पास एज कीज डोंट की एज प्रॉप्स, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर, ठीक है। अभी तो हमारे पास में कोई एरर नहीं आई है ना, अभी देखते हैं यहाँ पे तो हमें कोई एरर नहीं दिख रही है। एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। ओके, कुछ तो गड़बड़ थी, है ना। ये देखो, each child in a list should have a unique key prop, है ना। क्या बोल रहा है ये,
कि हर चाइल्ड के पास में एक यूनिक होना चाहिए की प्रॉप। की नाम, इसका मतलब हमें की नाम का एक प्रॉप देना पड़ेगा जो कि यूनिक होना चाहिए हर चाइल्ड में, है ना, तभी ये एरर सॉल्व हो सकती है। हालांकि ये अभी कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, बट जब आप डिलीट, क्रिएट ऐसे वाले फंक्शंस यूज करोगे तो ये पक्का आपको प्रॉब्लम बताएगी, है ना, ये पक्का आपके कुछ फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम दे देगी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसने मुझे आंसर दे दिया कि मैं बनाऊंगी की नाम का एक प्रॉप इज इक्वल्स टू, एक मिनट, अरे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब यहाँ मैं क्या लिखूंगी, आइटम के अंदर, आइटम का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मेरे पास में एक यूनिक नंबर नाम की वैल्यू है जो यूनिकनेस शो करेगी हर आइटम के लिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लग दिया, सेव किया, एंड लेट्स गो इन आवर ब्राउजर और इसको वापस से ट्राई करते हैं एक बार, है ना। लेट्स ट्राई इट आउट। ओके, क्या हुआ, एरर चली गई, एरर गायब। सो ये मैं कह रही थी कि वाई की प्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब एक और चीज देखते हैं। अब यहाँ पे अभी जो लाइंस मैंने आपको बताई थी, 2 लाइंस की कीज डोंट गेट पास्ड एज अ प्रॉप टू द कंपोनेंट, ये क्या बोलना चाह रहा है ना। तो कीज डोंट गेट पास्ड एज अ प्रॉप्स टू द कंपोनेंट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर तो प्रॉप्स डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर तो इसको आप डाल सकते हो, लेकिन आप यहाँ से इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे ये जो डिटेल्स नाम का प्रॉप डाला एंड यहाँ पे यूजर प्रोफाइल के अंदर जाके मैंने इसको एक्सेस कर लिया प्रॉप्स के अंदर से, ठीक है, लेकिन मैं इस की नाम के प्रॉप को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। एक काम करते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। ये है की, एंड अब यहाँ पे मैं काम करती हूँ, की भी लिख देती हूँ। अब देखते हैं क्या देगा मुझे अगर मैं की लिखती हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे वैसे इसने मुझे वार्निंग दे दी है, कुछ भी यूनिक नंबर इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज, ऐसे करके कुछ। अच्छा, ये वाला तो ये है कि ये मैंने कभी यूज नहीं किया। ओके ओके, समझ गई वो तो मैं। लेट्स ट्राई दिस वन। क्या हो गया, ओके इसने क्या बोला है मुझे, अब एरर, इसने मुझे कुछ एरर दी है और ये मुझे बोल रहा है की इज नॉट अ प्रॉप, ट्राइंग टू एक्सेस इट विथ रिजल्ट इन अनडिफाइंड बीइंग रिटर्न। जब आप की को एक्सेस कर रहे हो तो वो आपको क्या देगी, अनडिफाइंड देगी। तो इसको ट्राई मत करो, ठीक है, इसको ट्राई मत करो। एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्राई नहीं करके, क्योंकि यहाँ पे तो ये शो ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि अनडिफाइंड तो शो नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे बार कंसोल में ट्राई करके देख लेते हैं कि चलो भाई कंसोल में तो चल जाए एटलीस्ट। हमने की डाला एंड लेट्स ट्राई इट आउट। इसको मैंने वापस से एक बार, वैसे तो रिफ्रेश हो जाता है बट स्टिल एक बार कंफर्मेशन के लिए। ओके, अब इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे 8 बार अनडिफाइंड रिटर्न किया, क्योंकि वो ऑफ कोर्स 8 बार रन कर रहा होगा, इसीलिए उसने मुझे 8 बार अनडिफाइंड दिया है। यानी कि हम जो की प्रॉप है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। की प्रॉप एक सिंपल से वर्क के लिए होता है, और वो सिंपल सा वर्क है रिएक्ट को बताना कि हमारे पास में यूनिक आइटम्स हैं, इन आइटम्स को मिक्स मत कर देना। तो की प्रॉप को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। की प्रॉप्स केवल यूनिकनेस शो करने के लिए ही, ये बात अपने माइंड में डाल लेना। नाउ नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। बट फॉर मेकिंग इट यूनिक इट इज इम्पोर्टेंट टू ऐड एज प्रॉप। प्रॉप डालना जरूरी है, लेकिन हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते कंपोनेंट के अंदर। तो पहले आप मुझे बताओ कि आपको ये समझ में आया नहीं आया। एवरीवन, ये प्रॉप हम क्यों यूज नहीं कर सकते, समझ में आया आपको? ओके नेहा, कार्तिक, ग्रेट, आरती, ओके एवरीवन, ग्रेट रिस्पॉन्स, ग्रेट रिस्पॉन्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे एकदम अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं एंड दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी ग्रेट। सो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये जो स्लाइड थी, ओके जो ये जो स्लाइड थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, एंड इसका जो कोड है वो मैंने अपने VS कोड में नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो चीज़ें ली जा रही थी ना डिटेल्स के अंदर, वो क्या कहती, इमेज, URL, नेम, रोल, की, इन सब को लिया जा रहा था, है ना, लेकिन मैंने केवल नेम एंड रोल को ही लिया था एंड एक यूनिक नंबर को लिया था।
तो इसीलिए ये मैच नहीं करती एंड इसलिए मैंने मेरा खुद का कोड लिख दिया, इसको मैंने यूज नहीं किया। बट देख लो सेम कोड है, यहाँ पे li लिखा हुआ है, li टैग है एंड देन अंदर इमेज है, देन h1 है, देन पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये मैं आपको कोडिंग प्रैक्टिस में देने वाली हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम हम इसको यूज, अच्छा एक ये चीज भी मैं बता रही हूँ आपको कि आप बोलोगे कि मैम अगर हम इसको यूज नहीं कर सकते की को, तो हम अगर हमें कहीं इंडेक्स यूज करने की बारी आ गई या फिर कोई यूनिक एलिमेंट लेने की बारी आ गई तो हम कैसे यूज करेंगे। तो सिंपल सी चीज है कि आप उसको एज अ की एक्सेस नहीं कर सकते, बट आप उसको एज अ डिटेल प्रॉप तो एक्सेस कर ही सकते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूनिक नंबर भी एक्सेस करवाया था। अब इस यूनिक नंबर को आप यहाँ पे यूज कर लो, कोई आपको नहीं डांटेगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई एरर नहीं आएगी आपके पास में, है ना। ये लो कंपाइल हो गया एंड यहाँ पे देखो 1 2 3 4 आराम से, ये कीज ही तो है जो हम दे रहे हैं, की प्रॉप ही तो है, की प्रॉप की ही वैल्यू है ये। तो यहाँ पे क्या है, इनको आप एज अ की प्रॉप एक्सेस मत करना, लेकिन आप अलग से उसको पूरे ऑब्जेक्ट में डाल सकते हो ताकि आप उसको एक्सेस कर लो अगर रिक्वायरमेंट हो तो। नहीं है तो वेरी गुड, तो भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम की को एज अ प्रॉप यूज करते हैं लेकिन हम उसको कंपोनेंट में एक्सेस नहीं कर पाते हैं। नाउ अब एक ये चीज और देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ये वाली स्लाइड। If we need the same value in the component, pass it explicitly as prop with a different name. अगर हमें इंडिविजुअल चाहिए, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको हम इस तरीके से पास कर सकते हैं, इस तरीके से कि यूनिक नंबर अलग से दिया, नेम अलग से दे दिया। तो मैं ये बता देती हूँ आपको क्या चल रहा है यहाँ पे। ये स्लाइड ऐसे कहना चाह रही है कि जो app.js में हमने कीज, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सेम लाइन में लिखो, क्योंकि जब हम अभी आगे और पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे हम इवेंट्स डालेंगे, ऑन क्लिक डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे, तो ये बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, इसलिए आप इसको ऐसे नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो। तो वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि ये जो डिटेल्स है ना, इसको आप इस तरीके से ना देकर आप इस तरीके से भी दे सकते हो कि आपने नेम नाम का प्रॉप डाला, नेम इज इक्वल्स टू आइटम डॉट नेम लिख दिया, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट, सॉरी ये मत नहीं आएगा, सेमीकोलन नहीं आएगा। अब वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट आप यहाँ पे प्रॉप्स में नेम यूज करोगे, नेम है ना। इसको एक बार हटा दो एंड इसको भी एक बार हटा देते हैं, इसको भी एक बार हटा देते हैं और इसको भी एक बार हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप केवल नेम ही एक्सेस कर पाओगे। लेट्स ट्राई। ओके, अब क्या आया, केवल नेम, यहाँ पे भी केवल नेम दिख रहा है। तो मतलब ये जो मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप नहीं चाहते कि आप एज अ पूरा ऑब्जेक्ट दो प्रॉप के अंदर, तो आप इंडिविजुअल आइटम भी दे सकते हो, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। जैसे नेम नाम का प्रॉप बनाया, उसमें आइटम डॉट नेम दे का प्रॉप बनाया तो उसमें आइटम डॉट रोल दे दिया, ठीक है। बट मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ आपको, तो इसलिए मैं इसको वापस से जैसा था वैसा ही कर देती हूँ, है ना। तो ये तो वैसा हो गया एंड यहाँ पे भी कर देती हूँ, ताकि अगर कोई स्टूडेंट इस कोड का रेफरल ले बाकी कभी प्रैक्टिस करने के लिए तो उसको याद रहे। छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया एंड ये भी हो गया है, यहाँ पे चीजें आ गई हैं। ये मैं बताना चाह रही थी। तो अभी मुझे बताओ, आपको समझ में आया कि हम इंडिविजुअल प्रॉप्स भी ले सकते हैं, ये समझ में आया आपको एवरीवन? ग्रेट नेहा, वेरी गुड। कार्तिक, ओके एवरीवन, ग्रेट रिस्पॉन्स। नाउ अभी फाइनली हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाली है हमारी कोडिंग प्रैक्टिस। तो हमारी कोडिंग प्रैक्टिस क्या है, और वो अभी ही करनी है, ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे, और मैं घर के लिए कोई कोडिंग प्रैक्टिस नहीं दूंगी अब से, क्योंकि अभी घर पे आप पढ़ना है ना, अच्छे से आप पढ़ना, ये वाली जो कोडिंग प्रैक्टिस हैं वो हम यहीं करेंगे, ओके। एंड सो ठीक है, सो आपको क्या करना है, create a simple React app that display 4 technology card. Each card should show the name of a technology and a short description about it. ठीक है,
तो हर जो कार्ड है वो क्या शो करे, नेम शो करे टेक्नोलॉजी का और उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये रिएक्ट एंड उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, HTML उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. So you have to create array of object containing technologies details like name and description. आपको क्या करना है, एक array of object create करना है, ठीक है, जिसके अंदर हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक तो नेम और एक डिस्क्रिप्शन, ये प्रॉपर्टीज रहेंगी. देन उसके बाद में अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट जो आपको बताना चाहती हूँ कि मान लो आज तो आपके पास में केवल ये सिंगल ऑब्जेक्ट सिंगल कंपोनेंट है, ठीक है, यूजर प्रोफाइल नाम का आपके पास ये सिंगल कंपोनेंट है. कल जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो आपके पास में मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे, मल्टीपल कंपोनेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, है ना. एंड हो सकता है कि उसमें जो डिटेल जो डेटा है वो भी आपको एक जगह से दूसरी जगह में डालने पड़ जाए. तो एक रूल है जो आप हमेशा याद रखना कि अगर कोई डेटा है तो उस डेटा को आप हमेशा app.js के अंदर ही रखोगे. मतलब कि जैसे ये अभी ये क्या है, ये भी पूरा डेटा ही है, जो एरे मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये क्या है, पूरा डेटा है. तो मैं चाहूँ तो इसको यूजर प्रोफाइल में भी रख सकती हूँ, लेकिन इसको हमेशा app.js में ही रखना इंपॉर्टेंट है. एंड यहीं से हम एक्सेस करेंगे, यहीं से हम एज अ प्रॉप इसको आगे रख के ट्रांसफर करेंगे, ठीक है. देन उसके बाद में तो कोडिंग प्रैक्टिस पहले कंप्लीट कर लेते हैं. कोडिंग प्रैक्टिस क्या कह रही है, हाँ, तो ये आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है, ये आप app.js में ही बनाना. देन क्रिएट अ रीयूजेबल टेक कार्ड कंपोनेंट. कौन सा कंपोनेंट, टेक कार्ड कंपोनेंट दैट एक्सेप्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन एज प्रॉप एंड डिस्प्ले देम इन अ स्टाइल्ड कार्ड. और उसको आपको ऐसा स्टाइल्ड कार्ड में डिस्प्ले करना है, ठीक है. इन द मेन कंपोनेंट app.js मैप थ्रू द एरे ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको जो एरे है ना टेक्नोलॉजीज का जो एरे है उस पर आपको मैप वाला जो मेथड है वो आपको यूज करना है. और उसके अंदर आपको क्या यूज करना है, टेक कार्ड. जैसे मैंने अभी यूजर प्रोफाइल यूज किया था मैप के अंदर, वैसे आपको यहाँ पे टेक कार्ड वाला कंपोनेंट यूज करना है. देन मेक श्योर यू प्रोवाइड अ यूनिक की, ठीक है, ये याद रखना कि आप हर को यूनिक की प्रोवाइड करो, कंसोल में किसी भी टाइप की एरर ना आए. देन जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो क्या है कि स्क्रीन के ऊपर 4 या 5 जितने भी कार्ड्स हैं, आप बनाना चाहो और भी बना सकते हो, बट कम से कम 4 कार्ड्स तो होने ही चाहिए. ईच शोइंग अ टेक्नोलॉजी नेम एंड इट्स डिस्क्रिप्शन. जो हर है वो अपना टेक्नोलॉजी का नेम शो करे एंड उसका डिस्क्रिप्शन शो करे. तो आप मुझे बताओ कि आपको कोडिंग प्रैक्टिस समझ में आई या फिर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ आपको. ग्रेट, ओके. सो एक काम करती हूँ, एक बार एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि स्टाइल्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टाइलिंग के लिए मैं बता देती हूँ, है ना. सो यहाँ ना आप क्या करो, एक क्या करना, एक फोल्डर बना लेना, न्यू फोल्डर बनाना अभी के लिए. तो चलो पहले आपको बता देती हूँ कि आप जब बनाओ ना तो एक न्यू फोल्डर बनाना जिसका नाम क्या रखोगे, क्या अपने कंपोनेंट के नाम के जैसा, है ना. जैसे यूजर प्रोफाइल डॉट, सॉरी ओनली यूजर प्रोफाइल. क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक फोल्डर है. मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है. ओह सॉरी सॉरी. हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने एक यूजर प्रोफाइल नाम का फोल्डर बनाया है. ये आगे मैं भी इसी सेम स्ट्रक्चर को यूज करने वाली हूँ. अभी तो मैंने केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायरेक्ट ये बना दिया. जब आप बनाओ ना तो अब क्या करना, कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर यूज करना यूजर प्रोफाइल नाम का. इसके अंदर एक फाइल बनानी है. कौन सी फाइल बनाओगे, index.js, ठीक है. एंड अब यहाँ पे इस फाइल के अंदर आपको अपना जो भी कंपोनेंट है वो यूज करते हुए स्टार्ट करना है. अब आप बोलोगे मैं आपने अलग से क्यों बनवाई जब हम ऑलरेडी इस तरीके से भी यूज कर सकते थे. मैंने अलग से इसलिए बनवाई है ताकि आप इसी के अंदर style.css यूज कर सको. अब आपने यहाँ style.css लिखी तो अब क्या करोगे, आप यूजर डॉट प्रोफाइल में जाना, सॉरी इस वाले के अंदर index.js में जाना जिसमें क्या है हमारा यूजर डॉट प्रोफाइल कंपोनेंट. यहाँ पे करना import डॉट स्लैश स्टाइल CSS, style.css. इससे क्या होगा, आपकी जो स्टाइलिंग है वो एंटर हो जाएगी. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम JS पढ़ते थे तो हमें HTML के अंदर क्या देना होता था, क्लास. हम कैसे देते थे क्लास को, क्लास इज इक्वल्स टू हेडिंग नाम की क्लास हो गई या कैसी कोई क्लास हो गई. लेकिन जब आप JSX यूज कर रहे हो तो आपको क्या लिखना होगा,
क्लास एंड कैपिटल में नेम। इस तरीके से ही क्लास को आप डिक्लेयर करोगे और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे डिक्लेयर करने का। अगर यहाँ पे आपने ओनली क्लास लिख दी, यानी कि कुछ ओनली इस तरीके से आपने लिख दिया, तो हमारा जो रिएक्ट है वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा क्लास नेम लिखना है। एंड स्टाइलिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप स्टाइल डॉट css का यूज कर सकते हो। ओके, सो अभी मैं इस वाले कंपोनेंट में बनाऊंगी, है ना। इस वाले कंपोनेंट का नाम मैं टेक्नोलॉजी कार्ड लिख दूंगी एंड इस वाले कंपोनेंट में मैं कोड करूंगी एंड आपको कोड करना है दूसरे में, अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर, है ना। मेरे वाले तब कर भी नहीं सकते। सो एवरीवन, समझ में आ रहा है? विनित, एक काम करते हैं, आपके पास में है 10:40 तक का टाइम, ठीक है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी फटाफट से वो टेक्नोलॉजी कार्ड बना के मुझे शो करो, ठीक है। एंड तब तक मैं बस 2 मिनट में आई, है ना। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। ठीक है विनित, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप चाहो तो अपनी कॉपी में ट्राई कर सकते हो कि आप कैसे यूज करोगे, ताकि आपको थोड़ा सिंटेक्स तो समझ में आ जाए। बट ट्राई करना कि आगे की जो क्लासेस हैं उसमें आप अपना लैपटॉप का प्रॉपर यूज करो, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो डायरेक्ट का स्ट्रक्चर है ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें क्या है, आपको देखना पड़ेगा किस में जाना है, देन कहाँ से इम्पोर्ट करना है। तो आगे जब आप यूज करो तो अपना कंप्यूटर का यूज करना। एंड एवरीवन, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है एंड 10:40 पर अपन मिलते हैं। 10:40 से पहले ही देख लेंगे प्लीज, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एंड जैसे ही हो जाए तो मुझे एक मैसेज कर देना, एंड मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना। हाँ विनित, आप शाम को भी ट्राई कर लेना अगर आपसे हो सके तो। अगर आपका पढ़ाई हो चुकी हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो आप शाम को ट्राई कर लेना। ओके, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे चैट में डाल देना, मैं आके सॉल्व कर दूंगी, है ना। ओके एवरीवन, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है एंड मिलेंगे। हाँ विनीत, नो प्रॉब्लम, क्लास में शो कर देना, है ना। ओके।
सो आई एम बैक, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। एंड ओके, ठीक है विनित, तो मैं भी अब कोडिंग स्टार्ट करती हूँ अपनी। होपफुली आप भी सही से कर रहे होंगे। अगर किसी ने कर लिया हो कंप्लीट तो मुझे वो बता सकता है ना? अनम्यूट करके बता देना, क्योंकि मैं भी कोडिंग कर रही हूँ पास में, है ना?
मैं इतनी देर से माइक बंद करके तेरे से बोले जा रही थी, मैं सोची स्टूडेंट्स गए कहाँ। नेहा, हेमंत, आरती, कार्तिक, कोई स्टेटस अपडेट? क्योंकि ऑलरेडी इट्स 43, तो हम मैम नेक्स्ट पे मूव ऑन। CSS अप्लाई करनी बाकी है। क्या हो गया? CSS अप्लाई करनी बाकी है, बाकी तो बन गया। ओके, एंड व्हाट अबाउट द अदर्स? आरती, ज्यादा कुछ CSS अप्लाई मत करना, थोड़ी बहुत ही ठीक है। नेहा चलो आप एक काम करो, शो ही कर दो अगर थोड़ी सी CS अगर अप्लाई हो चुकी है तो। मैंने भी ज्यादा ऐड नहीं किया है कुछ। Okay, great. Very well done. Very well done, Neha. So, anyone else? Okay, Aarti, show your screen. Okay, very good. Very well done. बहुत अच्छी सी अप्लाई करी आपने। वेरी गुड, जैसा मैंने बताया था वैसा ही टोटली इम्प्लीमेंटेशन है। वेरी गुड आरती। एनीवन एल्स? कार्तिक एंड हेमंत, अगर आप कुछ बोलते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं मेरा कोड एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है चलो, तो इतनी ओके कार्तिक, ठीक है चलो कोई बात नहीं कार्तिक, नेक्स्ट में बता देना आप मुझे, मैं अपना कोड शो कर देती हूँ एक बार के लिए। क्यों हेमंत, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? कुछ हो नहीं रहा? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। मेरा कोड कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये देखो टेक कार्ड्स लिखा है, देन यहाँ पे मैंने 4 कार्ड शो किए हैं, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग है, बहुत चिन्नी सी है ना, तो ये मेरी स्टाइलिंग है। नाउ लेट मी शो माय कोड टू यू। सो ये मेरा कोड है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ कंपोनेंट नाम, सोर्स के अंदर गई मैं, ये सोर्स में गई, यहाँ पे कंपोनेंट नाम का खोला, यहाँ पे मुझे एक तो दिख रहा है फोल्डर, थोड़ा सा मैं इसको क्लोज करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कंपोनेंट के अंदर मैंने खोला ये टेक कार्ड नाम का फोल्डर। इसके अंदर क्या है, एक तो है index.js। index.js जब मैं ओपन कर रही हूँ तो इसमें मुझे क्या मिल रहा है, टेक कार्ड नाम का कंपोनेंट, पूरा कंपोनेंट। देन यहाँ पे जो इसके अंदर ही मैंने style.css ऐड कर दी ताकि मैं इसी की स्टाइल यहाँ पे ऐड कर सकूँ। देन अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने app.js में गई, तो ये जो पुराना कोड था इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया ताकि आगे कोई यूज करना चाहे तो इसको कमेंट हटा दे इसका। देन यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया टेक कार्ड को, और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स आप इंपोर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद में मैंने एक डेटा यहाँ पे क्रिएट किया है। आगे डेटा हम API के थ्रू भी समझेंगे कैसे हम API के थ्रू डेटा ला सकते हैं, बट फॉर नाउ इतना ही समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अब हम बिगिनर लेवल पे हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे हमने ये पूरा जो शो हो रहा है वो आपको यहीं से शो हो रहा है, ये टेक डिटेल्स नाम का एरे, देन इसमें मैंने मैप लगाया है, देन यहाँ पे मैंने टेक कार्ड्स को शो किया है आपके सामने। ये क्या है, एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम कॉल कर रहे हैं। देन ये कहाँ जाएगा, हमें कहाँ जाके मिलेगा, तो एक काम करते हैं, इस पे गए, इस पे क्लिक किया, ओपन हुआ क्या, index.js। यहाँ पे हमने टेक कार्ड नाम का कंपोनेंट बनाया, डिटेल प्रॉप से हम डिटेल ले रहे हैं एंड डिटेल में से हम टेक एंड डिस्क्रिप्शन शो कर रहे हैं। देन यहाँ पे सारी चीजें जो मैं आपको बता रही थी वैसी हैं। अच्छा यहाँ पे मुझे BR नहीं, यहाँ पे मुझे HR यूज करना था, तभी मैं सोचूं कि मेरे पास में लाइन क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। सो HR से हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। देन उसके बाद में ये तो मैंने कर लिया, अब मुझे CSS स्टाइलिंग डालनी है, CSS कैसे डालूंगी, style.cs मैंने पास में बनाया था, इस पे मैंने क्लिक किया, एक क्लास मैंने बना रखी है कार्ड नाम से, यहाँ पे इस कार्ड नाम की क्लास को मैंने इसके अंदर क्लास नेम इज इक्वल्स टू कार्ड से शो किया है, ठीक है। सो कंट्रोल एस कर दिया एंड ये वर्क हो चुका है। लेट्स सी, एक बार आपस देख लेते हैं। तो यहाँ पे
अलग से मुझे ऊपर अलग से डिस्क्रिप्शन, नीचे अलग से डिस्क्रिप्शन, और ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं है, बहुत कम में काम हो गया। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आया एवरीवन समझ में? थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस गेन हुआ होगा कि आपने अपने हाथ से कंपोनेंट क्रिएट करे हैं एवरीवन? ओके हेमंत, नेहा, आरती, ग्रेट आर्ट, ठीक है। सो आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ विनीत, आप कहीं चले तो नहीं गए, यहीं पे हो? एंड आई जस्ट वांट टू आस्क, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अपन, अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर चलते हैं। ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है एंड ठीक है। सो हाँ, अभी हम समझ रहे हैं कंपोनेंट्स को, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने कंपोनेंट्स तो ऑलरेडी मुझे बता दिए थे, तो अब आप वापस से हमें क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? अभी रिसेंटली हमने ट्राई भी किया है कि कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं, देन हमने ट्राई कर लिया कंपोनेंट्स हम यहाँ से वहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। तो एवरीवन, अभी हम कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और डिटेल से मेरा मतलब ये है कि कंपोनेंट्स के क्या टाइप होते हैं, कैसे हम डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, है ना। सो हमारे पास में रिएक्ट के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट्स और एक होता है क्लास कंपोनेंट्स। फंक्शनल कंपोनेंट्स जो अभी तक आप बनाते आ रहे थे, आपने जो आज तक कंपोनेंट बनाए हैं वो सारे हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स। क्यों? क्योंकि आप उसमें एक जेएस फंक्शन क्रिएट कर रहे थे एंड उसके अंदर आप जो JSX है उसको रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। तो अब एक बार फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। These are JavaScript functions that take prop as a parameter if necessary and return React element। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये क्या होता है, जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं जो प्रॉप्स को लेते हैं और पैरामीटर में एज अ पैरामीटर प्रॉप्स को लेते हैं, और इफ नेसेसरी अगर जरूरत हो तो ही ये प्रॉप्स को पैरामीटर पे लेके। अभी हमने जो प्रॉप्स को एक्सेस किया था वो कहाँ से एक्सेस किया था? हमने ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर प्रॉप्स नाम का कीवर्ड लिखा था, तो यहाँ से हम एक्सेस कर रहे थे, जरूरत है तो ले लिया था, नहीं हुआ था तो हमने उसको एम्प्टी रख दिया था। देन इसमें रिटर्न करते हैं क्या? JSX। हम रिटर्न करते JSX भी कहते हैं, और ये इसका एक तरीका है फंक्शनल कंपोनेंट बनाने का जो हमने देखा है। अभी ये सिंटैक्स में भी देख रहे हैं और पहले भी हमने बहुत बार देख चुके हैं इस तरीके को, ठीक है। नाउ अब दूसरा वे क्या है कंपोनेंट क्रिएट करने का? कंपोनेंट क्रिएट करने का दूसरा वे है क्लास कंपोनेंट्स, ठीक है। क्लास कंपोनेंट्स से बेसिकली क्या होते हैं? दीज कंपोनेंट्स आर बिल्ट यूजिंग एन ES6 क्लास that to define a React class component। ES6 क्लास क्या होती है? ES6 क्लास कुछ भी नहीं होती है, सिंपल क्लास होती है जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करते हैं। अभी हम ES6 के बारे में समझेंगे, ES6 होता क्या है। फॉर नाउ ये समझो कि जो कंपोनेंट क्रिएट होता है, जो क्लास कंपोनेंट क्रिएट होते हैं, ये सिंपल क्लास का यूज करके, जावास्क्रिप्ट में क्लास का यूज करके हम क्रिएट करते हैं। तो डिफाइन अ रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, है ना। क्रिएट एन ES6 क्लास दैट एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब क्या है कि जो रिएक्ट की ये जो क्लास कंपोनेंट है, ये रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट नाम की क्लास होती है, उसको एक्सटेंड करता है, उसको अपने अंदर ऐड करता है, ठीक है। देन ऐड अ सिंगल एम्प्टी मेथड टू इट कॉल्ड रिटर्न, एंड इस क्लास के अंदर आपको एक सिंगल एम्प्टी मेथड भी मिल जाएगा जिसका नाम होता है रेंडर। ना अभी ये चीज हम देखते हैं एंड देन को समझेंगे कि हम क्लास कंपोनेंट से हम कैसे बना सकते हैं, मतलब क्लास से हम कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं। The extend keyword is used to inherit method and properties from the React.component। ये बेसिकली बताना चाह रहा है कि हम कैसे React की जो कंपोनेंट क्लास है उसको हमारी क्लास के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। इनकी यहाँ पे बताना चाह रहा है कि रेंडर मेथड इज द ओनली रिक्वायर्ड मेथड इन अ क्लास कंपोनेंट, इट रिटर्न्स द JSX एलिमेंट। मतलब जो रेंडर मेथड है ये केवल ओनली रिक्वायर्ड कंपोनेंट है किसी भी क्लास के अंदर, जो क्लास कंपोनेंट है रिक्वायर्ड मेथड है जो हमें JSX एलिमेंट देता है। वापस से बताती हूँ कि क्लास कंपोनेंट के अंदर रेंडर मेथड एक ओनली रिक्वायर्ड मेथड है जो हमें JSX एलिमेंट रिटर्न करता है। इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दूसरा मेथड नहीं भी है ना तो भी चले, लेकिन रेंडर नाम का मेथड क्लास कंपोनेंट में होना ही चाहिए। और जो क्लास कंपोनेंट है, जो हमारा क्लास कंपोनेंट है, वो रिएक्ट की कंपोनेंट क्लास को
इनहेरिट करना ही चाहिए। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कंपोनेंट में, ठीक है। सो पहले हम ES6 के बारे में समझ लेते हैं, देन क्लास कंपोनेंट के बारे में समझेंगे, है ना, या फिर देखते हैं क्लास कंपोनेंट के बारे में समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिक सिंटेक्स शो कर रहा है किसका, क्लास कंपोनेंट का, ठीक है। क्लास कंपोनेंट का कैसे शो कर रहा है, देखो ये एक बार इग्नोर करो, इस इंपोर्ट को आप इग्नोर करो, इसको देखो पहले तो आप, है ना, ये क्या चल रहा है, ये हमने क्लास एंड देन ये क्या चीज है, हमारे कंपोनेंट का नेम है। अब मुझे कैसे पता है हमारे कंपोनेंट का नेम है, क्योंकि हम हमेशा कंपोनेंट के जो नेम है उसको कैपिटल में लिखते हैं। तो ये क्या है, क्लास, ये कंपोनेंट जिसका नाम है वेलकम। देन अब हमें क्या करना है, जो रिएक्ट है उसमें एक कंपोनेंट नाम की क्लास है, उसको हमें हमारी क्लास में ऐड करना है। और किसी भी क्लास को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड। तो एक्सटेंड कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि जो वेलकम क्लास है इसने कंपोनेंट नाम की क्लास को एक्सटेंड कर लिया है, अपने अंदर ऐड कर लिया है, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, इसको इंपोर्ट करना मत भूलना, इसको इंपोर्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहले तो कर्ली ब्रेसेस में आप इंपोर्ट करोगे फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट नाम का कोई पैकेज है, कोई मॉड्यूल है, उसके अंदर से आप कंपोनेंट नाम की जो क्लास है उसको क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ इस तरीके से। इस लाइन को याद रखना एंड इस सिंटेक्स को भी याद रखना है, ठीक है। देन इसके बाद में क्लास कंपोनेंट के अंदर आपको बनाना है रेंडर मेथड। रेंडर मेथड क्या करेगा, पूरा जो हम JSX एलिमेंट है उसको ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रेंडर मेथड यहाँ पे हमने बना लिया। अब इसके अंदर ये रिटर्न वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर हम जो भी हमारा JSX है वो रिटर्न करवा देंगे। अगर मल्टीपल हमारे पास में एलिमेंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, उसको पेरेंट एलिमेंट में ऐड कर देंगे और साथ में जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर भी इसको कंबाइन कर देंगे या फिर डाल देंगे हमारे पैरेंथेसिस के अंदर भी। देन अब अगर हमें बाय चांस हमें प्रॉप्स का यूज करना है तो प्रॉप्स का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स। दिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्लास। ये जो करंट क्लास है, दिस करंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि करंट क्लास में जो प्रॉप्स है वो दो, है ना, ये बता रहा है करंट क्लास में जो है वो दो। तो करंट क्लास में प्रॉप्स है, उनको हमने क्या कर लिया, उसमें से हमने नेम नाम का प्रॉप निकाल लिया है। जैसे हम क्या कर रहे थे, पहले हम प्रॉप्स के अंदर से डिटेल्स नाम का प्रॉप्स निकाल रहे थे, प्रॉप्स जो कीवर्ड है उसके अंदर से डिटेल नाम का प्रॉप्स निकाल रहे थे ना। यहाँ पे हम जो प्रॉप्स नाम का जो कीवर्ड है, इस क्लास के जो प्रॉप्स नाम का कीवर्ड है उसमें से हम नेम नाम का प्रॉप निकाल रहे हैं, ठीक है। और इस चीज को हम रिटर्न कर रहे हैं हेलो नेम, यानी कि जो भी अंजलि या फिर भरत या कुछ भी, ठीक है। देन उसके बाद में यूज, अब ये चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूज दिस डॉट प्रॉप इन रेंडर methods body to access the prop in a class component, ठीक है। तो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो क्या था कि हम props को functional components में कैसे access कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था, अभी जो हमने recent component का एक कोडिंग प्रैक्टिस करी उससे हमें पता चल गया कि हम कैसे access कर सकते हैं props को। बट अगर आप क्लास components यूज कर रहे हो तब आप props को कैसे access करोगे, वो कुछ इस तरीके से है। ये लाइन याद रखना props को access करने के लिए, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, मतलब देखो डिफरेंस तो केवल इतना सा ही है ना कि उसमें हम बस दिस का यूज नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हमें दिस लगाना है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी सेम वैसी की वैसी लाइन है, ओके। अब एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, जो रिएक्ट है, ठीक है, जो रिएक्ट के डेवलपर्स हैं वो हमेशा से किस में काम करते आए थे, क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास कंपोनेंट के थ्रू काम करते आए थे। देन उन्हें लगा कि हम फंक्शनल कंपोनेंट्स का तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अभी तक हम केवल क्लास कंपोनेंट्स ही बना रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स का भी कुछ करेंगे। तो उनके जो, इसीलिए उन्होंने हुक्स, रिएक्ट हुक्स नाम की कुछ चीजें बनाई हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप उनको नहीं भी पढ़ते, वो जो हुक्स हैं वो केवल फंक्शनल कंपोनेंट्स में ही काम आते हैं। अगर आप क्लास कंपोनेंट पढ़ते हो तो उसमें हुक्स काफी काम नहीं आएंगे। तो इसीलिए बेसिकली उन्होंने प्रोग्रेस करने के लिए, अपने रिएक्ट के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए हुक्स भी बनाए। हुक्स थोड़े से कम स्पेस कंज्यूम करने वाले होते हैं, ठीक है। बट अभी हम क्लास कंपोनेंट्स की चीजें ही पढ़ने वाले हैं। एंड अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको हुक्स तो एकदम चुटकियों का खेल है, उनसे भी इजी है हुक्स। तो पहले आप ये समझो एंड देन उसके बाद आप उस पर इजीली ट्रांसफर हो सकते हो। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि जो रिएक्ट के डेवलपर्स हैं या फिर वो कंपनीज जो बहुत टाइम से रिएक्ट यूज करती आई हैं, उनके जितने भी कंपोनेंट बने हुए हैं उनकी कंपनी के अंदर, वो सारे कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट से ही बने हुए हैं, ठीक है, ना कि फंक्शनल कंपोनेंट से। फंक्शनल कंपोनेंट तो आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको थोड़ा सा डिटेल आपको डालना हो,
थोड़ा सा डिटेल का मतलब जैसे आपको ओनली H1 डालना है या फिर आपको केवल पैराग्राफ सेंड करना है, ऊपर कोई मेथड नहीं लिखने हैं। अगर अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ मेथड लिखने हैं तो आप वो मेथड कहाँ लिखोगे, इस रिटर्न और इस रेंडर के बीच में, या फिर ये कंपोनेंट एंड ये रेंडर है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो रेंडर एंड कंपोनेंट के बीच में, ठीक है। वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी इस कंपोनेंट को हम आगे भी बहुत डिफरेंट तरीके से यूज करने वाले हैं। इसका यूज करते हुए भी हम बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट बनाएंगे, एक छोटी सी फाइल भी बनाना चाहेंगे, फाइल मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी ट्राई करेंगे बनाने का अगर हो पाया तो, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको ये जो क्लास कंपोनेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये जो दोनों कंपोनेंट मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आए या फिर नहीं आए? एवरीवन गिव मी क्विक रिस्पॉन्स, अगर आपको समझ में आ गया है तो थम्स अप। ठीक है आरती, अच्छा नेहा थोड़ा थोड़ा आया है, नो प्रॉब्लम, अभी हम और बताएंगे, है ना, अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो कोडिंग प्रैक्टिस हो गई थी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक बार इसको ना मैं एक काम करते हैं उसमें भी ट्राई करके देख ही लेते हैं, है ना, किसमें हमारे VS कोड में ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसमें चलते हैं यूजर प्रोफाइल के अंदर। अब ये क्या है, हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है ना, और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट करूँ किसमें, क्लास कंपोनेंट में। तो मैंने एक बार के लिए इसको कर दिया कमेंट आउट ना, इसको मैं कन्वर्ट करूंगी हमारे क्लास कंपोनेंट में। तो अब मैं इसको कैसे करूंगी, सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूंगी मेरे कंपोनेंट को, ठीक है। कैसे करूंगी इंपोर्ट, कंपोनेंट्स, ओके कैपिटल C आएगा, कंपोनेंट्स फ्रॉम रिएक्ट, ये खुद ने ही इसने इंपोर्ट कर लिया, जैसे कंपोनेंट मैंने लिखा तो इसने रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया। नाउ क्लास, कौन सी क्लास बनानी है मुझे, यूजर प्रोफाइल वाली, क्योंकि क्लास कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, तो क्लास यूजर प्रोफाइल। अब क्या करना है, एक्सटेंड करना है हमारे कंपोनेंट को, तो एक्सटेंड्स कंपोनेंट, ठीक है, ये पूरी बन गई क्लास, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको एक तो कंपोनेंट एक्सटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपको रेंडर मेथड डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंडर मेथड ही JSX को रिटर्न करता है। क्या कर रहे हैं, RENDER रेंडर, एंड ये हमने बना दिया मेथड। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, रिटर्न स्टेटमेंट डालना है। क्यों, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करता ही होगा, है ना, रेंडर मेथड कुछ ना कुछ JSX रिटर्न करेगा। तो अभी ये तो JSX तो मैं कॉपी कर ही सकती हूँ यहाँ से, तो मैंने अभी JSX यहाँ से कॉपी कर लिया है, ठीक है। मैंने कंट्रोल V डाल दिया, इसको थोड़ा सा, ठीक है। और ये अभी थोड़े से क्रॉस आ रहे हैं क्योंकि इनको मैं यूज नहीं कर रही हूँ ना, इसीलिए थोड़े से क्रॉस दे रहे हैं मुझे इस वक्त। अब कैन यू जस्ट वेट अ मिनट, एक बार के लिए, है ना। ओके एवरीवन, अभी मैं क्या कर रही हूँ, हाँ मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही थी आपको। सो यहाँ मैं क्या कर रही थी, यूजर प्रोफाइल नाम का मैंने कंपोनेंट बनाया था, एंड यहाँ पे मुझे क्या लेने हैं, यहाँ पे मुझे लेना है डिटेल्स को, अपनी ये जो प्रॉप्स हैं इनको एक्सेस करना है। तो प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे कॉन्स्ट करो क्रिएट। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं यहीं से उठा के डाल देती हूँ प्रॉप्स, ये देखो ये डाल दिया मैंने यहीं पे प्रॉप्स। अब एक सिंपल सी चीज चेंज करनी है, वो क्या है, दिस डॉट प्रॉप्स, एंड यहाँ पे दी गई है। अब इसको भी डाल देती हूँ यहीं पे, अभी जो नेम वगैरह है ये सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है।
जो नेम है वो आ गया, रोल है वो आ गया, एंड ये हमारा बन गया क्या, यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट। नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। अब ट्राई कैसे करेंगे इसको, मैंने इसके अंदर इसको तो क्या कहते हैं कमेंट आउट कर दिया था, है ना। तो एक काम करते हैं, इस बार इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सेव इट। सेव कर दिया। अब एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं इसको कैसे कर रहा है ये वर्क, ठीक है। क्या हुआ, पहले ये मुझे कार्ड से रहा था, अभी इसने मुझे चीजें दे दी, यानी कि जो मैंने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और जो मैंने क्लास कंपोनेंट बनाए वो दोनों सेम थे, बस माइनर चेंजेस थे। वो क्या चेंजेस थे, वो सिंटेक्स के चेंजेस थे, एंड सिंटेक्स तो थोड़ा सा को याद रखना ही पड़ेगा। ओके, सो मुझे आप बताओ आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। एवरीवन गिव मी योर रिस्पांस अगर समझ में आ गया हो तो। नेहा अभी थोड़ा सा खुला दिमाग, थोड़ा सा। मैम लास्ट में आपने क्या अनकमेंट किया था वो दिखाना है एक बार। क्या हुआ नेहा, लास्ट में जो आपने करा था ना एक बार, कुछ अनकमेंट किया था वो दिखाना है एक बार। हाँ मैं दिखाती हूँ एक मिनट। ये मैंने टेक कार्ड्स वाला जो प्रोफाइल है वो बनाया था, है ना, तो इसको मैंने अनकमेंट किया था। ओके, और ये ना मैं यूजर डिटेल्स वाले कार्ड को, देखो यूजर प्रोफाइल वाला कार्ड, क्योंकि मैंने जो कंपोनेंट बनाया है ना क्लास वाला कंपोनेंट, मैंने इसी फाइल के अंदर बनाया है, इसलिए मुझे इसको कमेंट आउट करना पड़ा, एंड मैंने इसको इसको कमेंट आउट करना पड़ा और इसको हटाना पड़ा। अभी आया समझ में नेहा? यस मैम। ओके ग्रेट, ठीक है। सो होपफुली सबको समझ में भी आ रहा होगा, एंड आई नो कि जो क्लास है थोड़ी सी लेंथी हो रही है एंड बहुत टाइम भी कंज्यूमिंग हो रहा है, एंड इस कारण से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है भी नहीं क्लास के अंदर, बट स्टिल मुझे तो मेरा टीचर धर्म निभाना पड़ेगा, तो लेट्स स्टार्ट। स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि बहुत सारा जो कंटेंट है मैं कवर कर सकूँ विदाउट बोर हुए, बट क्या करें, ये रिएक्ट है ही थोड़ी सी ऐसी कि आपको समझना पड़ेगा, इनिशियली आपको टाइम देना ही पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखते हैं कितनी स्लाइड्स बची हैं, एक चार स्लाइड्स हैं, ओनली 4 स्लाइड्स, ग्रेट। देखो अभी तक मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो क्लास कंपोनेंट है वो क्या करता है, क्लास कंपोनेंट एक ES6 नाम की क्लास को लेता है, इसके अकॉर्डिंग बना हुआ होता है, मैंने आपको बताई थी। तो आप बोलोगे मैम ES6 होता क्या है, ये तो बता दो आप मुझे। तो ये बहुत ही चिंदी चीज है, लेट मी शो इट। देखो जो ES6 है इसको हम क्या कहते हैं, ECMA स्क्रिप्ट 6 भी कहते हैं, ठीक है। अब नाम का कोई वो नहीं है, समझो इसका काम समझो। is a major update to the JavaScript language that introduce many new features to make coding easier, cleaner and more powerful। यानी कि 2015 से पहले जो JavaScript है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस, मतलब बहुत सारे कम चेंजेस थे, है ना। जितना अभी एफिशिएंट है हमारे पास में JavaScript उतनी एफिशिएंट नहीं थी हमारे पास में पहले। 2015 के बाद में इसमें कुछ मेजर चेंजेस आए जिसने हमारी JavaScript को यूज करने में और भी इजी चीजें दी, है ना। यानी कि ये वो इजी चीजें हैं सारी, है ना। अगर कोई भी जो बेसिकली देखो ES6 ना कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये बस का नया अपडेट था, और ये सारे अपडेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्टिल मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि ES6 के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो पहले तो आता है लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करते हैं ब्लॉक स्कोप के अंदर। पहले हम क्या यूज करते थे, वार, लेकिन वार इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था यूज करने के लिए, इसीलिए लेट एंड कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस किए गए जावास्क्रिप्ट के अंदर। देन एरो फंक्शंस भी पहले नहीं थे, बट शॉर्ट सिंटेक्स के कारण से हमने इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। देन टेम्पलेट लिटरल्स, पहले जो यूजर्स थे वो केवल प्लस का यूज करके दो स्ट्रिंग को ऐड कर देते थे, प्लस का यूज करके जो वेरिएबल है स्ट्रिंग को ऐड कर देते थे, लेकिन स्टिल उसमें और भी चेंजेस हमें चाहिए होते थे और वो चेंजेस नहीं आ पाते थे। इसीलिए ये जो बैक टिक्स का यूज करके एंड डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस का यूज करके टेम्पलेट लिटरल्स का यूज किया गया, ताकि और भी सारी चीजें हम ऐड ऑन कर सकें। देन डिस्ट्रक्टिंग क्या है, यहाँ से डिस्ट्रक्टिंग का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर से उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्ट्रक्ट करते हैं। अभी भी हमने VS कोड के अंदर जो प्रॉप्स है उसके अंदर हमने जो आगे लिखा था ना कर्ली ब्रेसेस, नेम, कॉमा, रोल, वो हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग ही कर रहे थे। प्रॉप नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम एंड रोल को निकाल रहे थे,
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग मैंने आपको पढ़ा दिया। देन डिफॉल्ट पैरामीटर्स मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि इस जो फंक्शन है उसकी तरह हम डीप में नहीं गए थे, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो, जब आप एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो उस फंक्शन के अंदर मान लो आपने 2 पैरामीटर लिए हैं, एक तो लिया है ए, एक लिया है बी, ठीक है। अगर बाई चांस किसी यूजर ने फंक्शन को कॉल करते टाइम में उसके पैरामीटर्स के लिए आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए, मान लो एक फंक्शन है समीशन नाम का फंक्शन जो सम करके देता है, एडिशन करके हमें रिटर्न करता है कोई भी वैल्यू, तो उसके लिए हमें 2 क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए ए एंड बी। तो वो जो फंक्शन है, जो समीशन फंक्शन है, एक आकृति में शो ही करती हूँ आपको, क्या पता कितना समझ में आए आपको मेरे बोलने से, इसीलिए मैं लिख के बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैसे मैं रन करके नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ये रिएक्ट का कोड है, बट स्टिल मैं आपको केवल समझा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम का फंक्शन, ठीक है। ऐड नाम का फंक्शन बना, यहाँ पे मैंने ए एंड बी नाम की 2 वैल्यूज ले ली, एंड ये जो फंक्शन है वो रिटर्न क्या करता है, ए प्लस बी को ये रिटर्न करता है, ठीक है। RET, अच्छा रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, अभी ध्यान मत देना मैसेज। मैंने इसको क्या किया, इसको कॉल किया इस फंक्शन को ऐड, देन 1,2। अब ये हमें आंसर में क्या देगा, जब हम इसको कंसोल में प्रिंट करेंगे, मान लो हम इसको कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं, तो ये हमें आंसर में क्या देने वाला है, ये हमें आंसर में देगा 3, ठीक है। आंसर में क्या देगा, हमें 3 देगा। तो ए, अब डिफॉल्ट पैरामीटर्स का क्या मतलब है कि अगर बाई चांस किसी यूजर ने यहाँ पे चीजें नहीं दी और इसको कॉल कर दिया, तो ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं उनको हम इस तरीके से लिखेंगे, मान लो 3 एंड इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगर किसी ने इसके पैरामीटर्स नहीं भी दिए, स्टिल ये कोई ना कोई जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा ही, और वो वैल्यूज कौन सी हैं, 3 एंड 5 का ऐड करके हमें रिटर्न कर देगा, है ना। अगर आपने दिया है, मान लो इसने 1 एंड 2 दिया है, तो जो ए है इसके पास चला जाएगा 1, एंड जो बी है इसके पास चला जाएगा 2। लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो ये 3 एंड 5 को कंसिडर कर लेगा। अब मान लो आपने 1 दिया है लेकिन 2 नहीं दिया है, 1 दिया है लेकिन 2 नहीं दिया है, इसका मतलब जो ए है उसके पास चला जाएगा 1 एंड बी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इनको कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ये पहले हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं थे, लेकिन बाद में ये हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, किसके थ्रू, ES6 के थ्रू। देन नेक्स्ट क्या है, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, कोई एरे है उसकी वैल्यू को स्प्रेड करके दूसरे एरे के अंदर डाल देता है ना। रेस्ट ऑपरेटर की जो रेस्ट बचे हुए वैल्यूज हैं उनको कंबाइन कर देता है एक एरे के अंदर, ठीक है, एक एरे में कंबाइन कर देता है। ये दोनों चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई थी, हमने इस पर प्रैक्टिस भी करी थी, ठीक है। देन क्लासेस का बेसिकली मतलब है कि ये और भी क्लीनर वे है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करने के लिए, इनहेरिट करने के लिए। देखो क्लासेस मैंने आपको इतना नहीं एक्सप्लेन किया, बट इस यहाँ पे केवल जितना क्लास का यूज आने वाला है वो केवल इतना सा ही आने वाला है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो क्या दिखाया था मैंने आपको भी, ये जो मैंने बताया था ना कि क्लास कंपोनेंट कैसे बनेंगे, केवल इतना ही यूज आने वाला है। इसके आगे ज़्यादा मैक्सिमम यूज नहीं है क्लास का, इसलिए मैं वो क्लास थोड़े से कम बताए, बिकॉज मुझे और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना था। बट बेसिकली मैंने आपको ये भी पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जेएस के अंदर क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, कंस्ट्रक्टर भी बनाए जा सकते हैं, है ना। देन मॉड्यूल्स का बेसिकली मतलब ये होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू स्प्लिट कोड इनटू फाइल्स। मॉड्यूल्स का मतलब ये कंपोनेंट, जैसे कि अभी देखो हम यहाँ पे जब इसमें नहीं, हाँ जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस मॉड्यूल को, अब ये क्या है, ये जो जिस फाइल में ये कंपोनेंट होगा ना, ये एक मॉड्यूल होगा, तो इस मॉड्यूल को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन यहाँ से हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मॉड्यूल्स हो गए। मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ताकि फाइल्स को डिफरेंट वेज में हम डिवाइड कर सके, ठीक है। तो ये थे ES6 जो ये चीजें हैं, एंड ये चीजें इंट्रोड्यूस करी 2015 के बाद में, ताकि जावास्क्रिप्ट को हम और भी चीजें डाल सके, मतलब और भी चीजें और भी एफिशिएंट बना सके। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप रिएक्ट पे जंप करो तो उससे पहले इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ लो, एंड आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी अलग से, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड करके ये चीजें पढ़ा दी थी, ठीक है एवरीवन। तो मुझे पहले आप ये बताओ को ES6 समझ में आया या नहीं आया। ओके नेहा, कार्तिक, ग्रेट, ठीक है। आरती आता है, विनीत एंड हेमंत चले गए हैं कहीं, ओके हेमंत तो है, ठीक है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दूसरी चीज क्या थी,
तो कोडिंग प्रेटिसरली कंपोनेंट्स एंड ES6 पढ़ लिया। नाउ रिएक्ट के इवेंट्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। हैंडलिंग इवेंट्स विथ रिएक्ट एलिमेंट इज वेरी सिमिलर टू हैंडलिंग इवेंट्स ऑन डोम एलिमेंट्स, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो हैंडलिंग जो रिएक्ट के एलिमेंट है उनके ऊपर भी हमें इवेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अगर रिएक्ट के अंदर हम कोई बटन बना रहे हैं तो उसमें भी हमें क्लिक इवेंट डालनी पड़ेगी। एंड ये सिमिलर है जो हम डोम के अंदर एलिमेंट बनाते थे, डोम का मतलब जो हम जावास्क्रिप्ट में बनाते थे, बस थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, सिंटेक्स का, ठीक है। सिंटेक्स का डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज तो देखो, फर्स्ट लाइन देखते हैं अपन, रिएक्ट इवेंट्स आर नेम्ड यूजिंग कैमल केस रेदर देन लोअर केस, ठीक है। यानी कि जब हम HTML के अंदर और जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन क्लिक लिखते थे तो हम क्या यूज करते थे कि उसमें सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल में आएंगे, लेकिन जो कुछ लेटर्स है जैसे कि ये वाला, लेकिन अब जो रिएक्ट है इसके अंदर जो कैमल केस यूज होगा। कैमल केस का मतलब जो सेकंड नंबर का लेटर है उसका पहला जो एलिमेंट है वो कैपिटल होगा, ठीक है। देन उसके बाद में with JSX you pass a function as the event handler rather than a string। इसका मतलब है कि हम JSX के अंदर जो फंक्शन पास करते हैं वो हम एज द हैंडलर रेदर देन अ स्ट्रिंग। देखो, जब हम यूज करा करते थे हमारे HTML के इनलाइन के अंदर हम अपनी ऑन क्लिक इवेंट लिखते थे, ऐसे लिखते थे कुछ, मान लो हमने कोई बटन टैग बनाया था, उसके अंदर हमने ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट लिखा, उस एट्रीब्यूट के अंदर हमने कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन कॉल कर दिया, और ये फंक्शन डिक्लेयर कहाँ किया गया था, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वो तो था हमारे जावास्क्रिप्ट की बात, लेकिन अगर हमें ये करना है हमारे क्लास कंपोनेंट में रिएक्ट के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से ऑन क्लास यूज करेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। और अब एक्टिव लेजर्स, ये क्या है, यहाँ पे एक्टिव लेजर्स हमारा एक फंक्शन है, लेकिन हम इसके पीछे पैरेंथेसिस यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड साथ में दिस भी यूज कर रहे हैं। दिस मतलब इस करंट क्लास के अंदर एक्टिव लेजर नाम का एक फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉल कर दो अगर इस एलिमेंट पे क्लिक किया जाता है तो। इसका क्या मतलब है कि इस क्लास के अंदर एक्टिव लेजर नाम का एक फंक्शन है, उसको कॉल कर दो, ये बोलना चाह रहा है ये पूरा स्टेटमेंट। तो याद रखना, जब हम रिएक्ट के अंदर यूज करते हैं हमारे इवेंट हैंडलर्स को, तो हम कुछ इस तरीके से इसको यूज करेंगे, ठीक है। देन इन द अबव फंक्शन द हैंडल क्लिक्ड इज पास्ड एज अ रेफरेंस, ठीक है। तो सो द फंक्शन इज नॉट बीइंग कॉल्ड एवरी टाइम द कंपोनेंट रेंडर्स। तो ये एज अ रेफरेंस, देखो सिंपल सी चीज ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे हम एज अ रेफरेंस ऐड कर रहे हैं, ना कि पूरा एक पूरा फंक्शन वगैरह कॉल कर रहे हैं। जैसे ही रेफरेंस जाएगा तो ये वहां पे जाएगा डायरेक्टली उस फंक्शन के अंदर, जो भी फंक्शन हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, है ना, एक्टिव लेजर नाम का। देन प्रोवाइडिंग एरो फंक्शन इन इवेंट हैंडलर्स, इफ वी यूज अ फंक्शन एक्सप्रेशन, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि जब हम इवेंट हैंडलर यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है एरो फंक्शंस को, ठीक है। देन इफ वी यूज अ फंक्शन एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ एन एरो फंक्शन फॉर इवेंट हैंडलर्स इन रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट के अंदर अगर हम फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, कहाँ पे, इवेंट हैंडलर के अंदर, इवेंट हैंडलर के अंदर यहाँ पे, यानी इवेंट हैंडलर में हम ये जो लिख रहे हैं फंक्शन, ये हम फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं, ना कि एरो फंक्शन का। तो क्या होगा, दिस बिकम अनडिफाइंड बिकॉज द मेथड लॉसेज इट्स कॉन्टेक्स्ट, मेथड का कॉन्टेक्स्ट लॉस कर जाएगा एंड ये नहीं हो पाएगा। एरो फंक्शन कैप्चर द surrounding this so they are preferred to maintain the correct reference to the component instance। इसको मैं आपको बेटर वे में यहाँ समझाती हूँ, है ना, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो ये हमारा क्या था, app.js, देन यहाँ पे हम गए यूजर प्रोफाइल के अंदर। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक बना दिया है बटन, एंड यहाँ पे आपको टाइप इजिकल्स टू बटन लिखना इंपॉर्टेंट एरर थ्रो कर सकता है, ताकि उसको बताए कि एक बटन है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लिक मी, ठीक है, क्लिक में मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या दूंगी, अपना इवेंट हैंडलर। देखो मैं लास्ट वाले टॉपिक को ही नहीं समझा रही हूँ, बल्कि मैं पूरी स्लाइड को एक्सप्लेन कर रही हूँ अब, है ना। तो ऑन क्लिक ये क्या है, हमारा एट्रीब्यूट, देन ये हमने डाल दिया। नाउ दिस डॉट इवेंट हैंडलर, इवेंट हैंडलर डालते हैं, कुछ लिख देते हैं रन फन है, रन करो फंक्शन को, दिस डॉट रन फन। अब रन फन नाम का जो हमें क्या बनाना है, एक
एरो फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। रन फन, ये हमने क्रिएट किया है console.log एंड यहाँ पे लिख दिए क्लिकिंग, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। तो क्या है एरो फंक्शन, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो क्या रन होना चाहिए, ये रन होना चाहिए। नाउ लेट्स ट्राई इट आउट, देखते हैं कोई एरर हो तो एरर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, सबके पास में एक फंक्शन आ चुका है। नाउ इसको हमने क्लिक किया है, अब क्लिक करेंगे, कंसोल में जाएंगे, चेक करेंगे, क्लिकिंग, ठीक है, यहाँ पे क्लिकिंग शो हो चुका है। अब ये क्या बोल रहा है, की इज नॉट अ प्रॉप, ट्राई टू एक्सेस इट। अच्छा ठीक है, ये तो हम देख लेंगे बाद में। सो इसको यहाँ पे हटाने को बोल रहा था वो वैसे। नाउ अभी इसको मैंने किस तरीके से यूज किया, एज अ एरो फंक्शन क्रिएट किया है। अभी मैं इसको क्रिएट करती हूँ एज फंक्शन एक्सप्रेशन। ये मैंने फंक्शन लिया एंड मैंने यहाँ पे रन फन लिया एंड देन यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया console.log, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लिकिंग, ओके ओके। अभी ये देखो यहाँ पे इसने एरर दे दिया है, ठीक है, इसने मुझे कुछ गड़बड़ दे दिया कि यानी कि आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते, चला नहीं सकते हो। तो इसको काम करती हूँ मैं, इसको हटा देती हूँ, एक काम, ओके ये हो गया है। नाउ लेट्स ट्राई इट आउट, ये वर्क करता है या नहीं करता है। ओके अभी तो ये वर्क कर रहा है। फंक्शन अगर मैं यूज कर, यानी कि मैं अगर फंक्शन लिखती तो ये कुछ हमें एरर थ्रो कर सकता था, लेकिन मैंने फंक्शन नहीं लिखा। बट स्टिल ये एडवाइज है कि अगर आप कभी भी ये इवेंट हैंडलर बना रहे हो किसी के लिए भी, तो इसकी जगह एरो फंक्शन यूज करो, है ना, एरो फंक्शन यूज करो। अगर कहीं एरो फंक्शन नहीं भी यूज कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज कर सकते हो, बट स्टिल एरो फंक्शन यूज करने के लिए एडवाइस किया जाता है, क्योंकि एरो फंक्शन क्विकली भी हो जाते हैं एंड अच्छे भी हैं, है ना। सो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको रिएक्ट इवेंट समझ में आए कि आपको कैसे यूज करनी है रिएक्ट इवेंट। पूरा मैंने एक एग्जांपल देके बताया आपको बटन्स का, समझ में आया एवरीवन? ओके हेमंत, नेहा, आरती, वेरी गुड। ओके कार्तिक, ठीक है। नाउ एक काम करते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं। आई थिंक अब एक स्लाइड और बाकी, मैं भी थक गई, आप भी थक गए होंगे, तो एक स्लाइड और है वो देख लेते हैं। ऐसा आपने एक थ्योरी सुनी है कि जब आप एक कंटिन्यूस बहुत लंबे टाइम तक किसी को एक्सप्लेन करते रहते हो तो पहले ग्राफ स्टार्टिंग के 1 घंटे तक ग्राफ ऐसे जाता है, फिर उसके बाद में जैसे टाइम पड़ता है फिर वो ग्राफ ऐसे डाउन से जाता रहता है, यानी कि वो कम समझ में आता है। तो उसके नीचे नहीं जाना है, नेगेटिव में ग्राफ नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो ES6 हो गया था, रिएक्ट इवेंट हो गया था। नाउ फाइनली स्टेट, एंड 2 ही हमारे पास में क्या बची है, स्लाइड्स बची है, ठीक है। सो देखो स्टेट क्या होती है, बेसिकली द स्टेट इज एन JS ऑब्जेक्ट। स्टेट क्या है, एक JS का ऑब्जेक्ट है इन विच वी स्टोर द कंपोनेंट्स डेटा दैट चेंजेस ओवर टाइम। हम इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर करते हैं, हम वो डेटा इसके अंदर स्टोर करते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऐसा डेटा हम स्टोर करेंगे, ठीक है। दैट व्हेन द स्टेट ऑब्जेक्ट चेंजेस द कंपोनेंट री-रेंडर, जब कभी भी स्टेट का जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगा, ये जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पे मैंने काउंट बनाया है, इसकी जो वैल्यू चेंज हुई तो क्या होगा, ये जो रेंडर मेथड है वापस से कॉल होगा, ठीक है, रेंडर मेथड वापस से कॉल होगा। एक काम करती हूँ, वापस से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ मैं आपको कि देखो स्टेट जो कंपोनेंट है, ठीक है, स्टेट का एक मेथड है, वो होता है जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है। इसमें क्या है कि हम इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं एंड उसको हम यूज कर सकते हैं। मान लो काउंट डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया, इज ट्रू डाल दिया, कुछ भी मैंने डाल दिया, ठीक है। बेसिकली वो ही वैल्यूज आपको ऐड करनी है इसमें जो चेंज हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ भी, अभी मैं आपको चेंज करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। देन जब भी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप स्टेट की वैल्यू चेंज करोगे जो रिएक्ट है वो खुद ब खुद इस रेंडर वाले मेथड को रन कर देगा, ठीक है, और नई वैल्यू हमें शो हो जाएगी स्टेट की। एक काम करती हूँ, मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, है ना। तो ये हमारे पास में क्या था,
ये मेथड है एक, और इसको मैंने एक बार हटा दिया है, इसको नहीं हटाते, इसको हटाते हैं एंड इसको हम लगाते हैं। एक काम करते हैं, बनाएंगे हम स्टेट का ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, मैंने जब रिएक्ट पढ़ना थी कि हमें रेंडर से पहले कौन कौन किस चीज को हम कॉल कर सकते हैं और हम रेंडर के बाद में किस किस चीज को कॉल कर सकते हैं। बहुत लंबे टाइम तक मैं कंफ्यूज थी कि, बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं, एक दो दिन में कंफ्यूज थी कि इस चीज को ना मैं बाहर लिखा करती थी, रेंडर के बाहर लिखा करती थी, और कभी कभी फिर जब मुझे कहना कि नहीं इसको रेंडर के अंदर लिखना है, तो मैंने इसको तो रेंडर के अंदर लिखा ही लिखा, साथ में इसको भी मैं उठा के रेंडर के अंदर लिख देती थी। इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि जब भी मैं स्टेट के मेथड को, स्टेट के ऑब्जेक्ट को चेंज करती, तो हर बार मेरे पास में क्लिकिंग रन होता है ना। तो बस ये समझ लो, सिंटैक्स समझना इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरा कहने का छोटा सा मतलब यही है कि सिंटैक्स समझना इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे मैं स्टेट नाम का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, देन यहाँ पे मैंने क्या किया है, काउंट बना दिया, ठीक है। काउंट इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है, 0 रहने दो, यहाँ पे करते हैं अवेलेबल, लिखते हैं अवेलेबल, ठीक है। अवेलेबल इज इक्वल्स टू ट्रू डाल देते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, ट्रू भी डालते हैं यस, ये मैंने डाल दी एक वैल्यू। अब क्या है, हाँ अब जब भी मैं रन फन पे क्लिक करूं तो मुझे चीजें चेंज होती हुई दिखनी चाहिए, बट फॉर नाउ अभी इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, स्टेट को मैं यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस करूंगी, देखो कॉन्स्ट, इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, स्टेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग कर रही हूँ, स्टेट नाम का ऑब्जेक्ट दिस डॉट स्टेट, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो स्टेट नाम का ऑब्जेक्ट है वो मुझे एक्सेस करना है, इसलिए यहाँ पे दिस डॉट स्टेट आएगा। देन इसके अंदर मेरे पास में अवेलेबल नाम की प्रॉपर्टी है, वो मैंने यहाँ पे ले ली है, एंड यहाँ पे मुझे इसको ऐड ऑन भी करना है, एंड यहाँ पे ले देते हैं अवेलेबल, क्या है अवेलेबल, ठीक है। ये मैंने ऐड ऑन कर दिया है। नाउ अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ठीक है, कि मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, एक बार रुकना एवरीवन, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो बेसिकली क्या है कि थोड़ा लंबी टाइम क्लास हो जाती है ना, तो डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो जाता है ना, बट एक काम करते हैं, वापस से हमारे उसके अंदर जाते हैं। सो बेसिकली मैं बता रही थी कि मैंने यहाँ पे स्टेट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर प्रॉपर्टी है अवेलेबल और इसकी वैल्यू करंटली यस है। देन यहाँ पे मैंने जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्टेट के अंदर से इस प्रॉपर्टी को लिया है एंड यहाँ पे मैंने शो किया है। ना मैंने सेव किया एंड लेट्स गो ऑन आवर वेबसाइट। अरे कहाँ गया, ठीक है। अभी यहाँ क्या देख रहे हो, ये देखो सबके पीछे अभी क्या दिख रहा है, एंड यस, ये क्या चीजें हैं, हमारे स्टेट की वैल्यू है। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ डिफरेंट। जब कभी भी कोई भी यूजर इस पे क्लिक करेगा, ओके पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन करती हूँ तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस स्लाइड से क्या समझ में आया कि स्टेट को हम क्रिएट कैसे करते हैं, स्टेट को हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे एंड कुछ इस तरीके से हम स्टेट को यूज करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। यहाँ पे क्या है, स्टेट को अपडेट करने का तरीका बताया जा रहा है, स्टेट को अपडेट करने का तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है, और वो क्या है, वी कैन अपडेट द स्टेट बाय यूजिंग सेट स्टेट मेथड। इस मेथड का यूज करके हम स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड फंक्शन स्लैश ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट टू सेट द स्टेट। इसके अंदर हम एक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, अभी फंक्शन यूज करने का तरीका मैं बताऊंगी अभी आपको, बट पहले एक काम करते हैं, इसका यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसका यूज करने जा रही हूँ इसके अंदर, है ना, इस मेथड के अंदर मैं इसका यूज कर रही हूँ, और सेट स्टेट एंड इसमें मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है, दिस डॉट सेट स्टेट, यानी कि अभी जो इसके अंदर, इस क्लास के अंदर जो चीजें हैं उसके लिए रेफर हो रहा है।
अब यहाँ मैं आ ब्रैकेट के अंदर जो अवेलेबल है उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, नो, सॉरी कुछ इस तरीके से है ना, नो, ओके, ये मैंने क्या कर दी इसकी वैल्यू। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगी तो ये कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, और हमारी जो स्टेट की वैल्यू है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, नो में। ठीक है, काम करते हैं, ट्राई करते हैं। सेव किया, और यहाँ पे क्या है, ये सेव क्यों नहीं है, कुछ चेंजेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये यस है, अभी सब जगह यस है। नाउ क्लिक मी, ये नो हो गया, नो, इसको मैंने क्लिक किया, ये नो हो गया, यानी कि स्टेट की वैल्यू चेंज हो गई। अब हो क्या रहा है ना, बेसिकली जैसे ही मैंने क्लिक मी पे क्लिक कर रही हूँ ना, तो ये जो रेंडर मेथड है वापस से कॉल हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा है कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये रिफ्रेश हो रहा है। अगर हम जेएस में यूज करते ना इसको तो हमें रिफ्रेश करना पड़ जाता, लेकिन यहाँ पे हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी पे भी क्लिक करो ये सबकी वैल्यू को चेंज कर रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको एवरीवन, समझ में आया आपको कैसे हम स्टेट का यूज करेंगे, सेट स्टेट का यूज करेंगे। ओके हेमंत, आरती, नेहा, एवरीवन, ओके। सो अभी हम सेट स्टेट का दूसरा वे भी यूज करते हैं। आ गए विनीत आप, स्वागत है आपका। जो दूसरा तरीका है वो ये है, देखो, सेट दिस डॉट सेट स्टेट प्रीवियस स्टेट। देखो इसको मैं यहाँ से ज्यादा ना आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ, है ना। यहाँ पे क्या समझाऊं मैं, यहाँ पे जाते हैं, है ना। अभी अवेलेबल की जगह मैं इसकी वैल्यू 0 डाल देती हूँ, है ना, 0 डाल दी। एंड क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं विनीत, काम चले गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने इसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग से हटा के क्या कर दी है, नंबर कर दिया है। अब यहाँ पे भी नंबर ही शो होएगा हमें अवेलेबल की जगह, और यहाँ पे हमने एक्सेस कर ही लिया है। दिस डॉट सेट स्टेट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्री डॉट, ओके, फंक्शन, हाँ सही है, हम डालेंगे पैरामीटर। तो प्री नाम का हमने पैरामीटर डाला, एरो फंक्शन बना दिया। एरो फंक्शन में हमने ये क्या डाल रहे हैं हम, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अवेलेबल प्री डॉट अवेलेबल +1। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ट्राई करते हैं, देन उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, है ना। ओके, अभी स्टेट्स क्या है, 0, मतलब ये जो क्या है 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या समझ में आया आपको यहाँ से। आपको याद है हमने एक बार काउंटर वाला प्रोजेक्ट बनाया था, काउंटर वाली कोडिंग प्रैक्टिस मैंने आपको बना के दिखाई थी। उसमें केवल आप जावास्क्रिप्ट का जाके कोड देखना, वो पूरा का पूरा आई थिंक होंगी 20-25 लाइनें तो उसकी, है ना। और अगर आपने उसमें HTML का कोड भी ऐड कर दिया तो पता नहीं कितनी की लाइनें चले जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपने काउंटर केवल एक क्लिक से बना दिया, है ना। ये फायदा है रिएक्ट यूज करने का। आपने ये दोनों HTML मिला के और जावास्क्रिप्ट मिला के आपने केवल इतने से काम के अंदर, इतने से कोड के अंदर आपने ये वाली फंक्शनलिटी ऐड कर दी, वरना आपको ना इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये सब बनाना पड़ जाता, है ना। अब आप चाहो कि डिक्रीज करना है तो क्या करना, एक और बटन बनाना, उसका नाम रखना डिक्रीज का नाम रखोगे, दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करोगे एंड यहाँ पे लगा देना उसके अंदर माइनस। अब पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक तरीका तो सेट स्टेट को यूज करने का है कि आप डायरेक्टली सेट स्टेट के अंदर ये ऑब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू लिख के उसकी वैल्यू को चेंज कर दो। जैसे मैंने क्या किया था, यस और नो किया था, समझ रहे हो कैसे किया था मैंने। सेट स्टेट लिखा, उसके अंदर अवेलेबल नाम की जो प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू मैंने नो से चेंज कर दी। बट क्या होता है, कभी कभी जो वैल्यू होती है ना स्टेट की, वो पहले वाले पे डिपेंड करती है, पुराने वाले पे। जैसे कि अभी काउंटर है, अभी मैंने आपको 1 2 3 दिखाया, तो जो 2 था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा था। 1 क्या था, जो उसकी ओल्ड वैल्यू थी। तो 1 में जब मैं 1 यहाँ पे प्लस करूंगी तभी जाके 2 आएगा, फिर 2 में जब मैं 1 प्लस करूंगी तभी जाके 3 आएगा। तो वो डिपेंड क्या कर रहा है, वो प्रीवियस वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपकी जो स्टेट की वैल्यूज हैं, स्टेट की किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर डिपेंड करती है प्रीवियस वैल्यू के ऊपर, तब तो आपको इस तरीके से स्टेट को चेंज करना है।
लेकिन अगर डिपेंड नहीं करती है तो आपको इस तरीके से वैल्यू को चेंज करना है कि डायरेक्ट चेंज कर दिया। अब यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ पे हमने एक एरो फंक्शन बनाया है, किसके अंदर, सेट स्टेट के अंदर एक एरो फंक्शन बनाया है, एक कॉलबैक फंक्शन बनाया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब इस ये क्या है, ये उसका पैरामीटर है, एरो फंक्शन का पैरामीटर है प्री, जो क्या बता रहा है, ये उस सेट स्टेट की जो प्रीवियस स्टेट है ना उसको बता रहा है ना, प्रीवियस स्टेट को बता रहा है। अब जो अवेलेबल है उस अवेलेबल के अंदर प्री डॉट अवेलेबल प्लस 1 आ रहा है। बेसिकली मतलब क्या है, जो प्रीवियस स्टेट का अवेलेबल प्रॉपर्टी है, प्रीवियस स्टेट की अवेलेबल प्रॉपर्टी के अंदर +1 करोगे तो जो आंसर आएगा वो अभी करंट नई स्टेट के अवेलेबल को प्रोवाइड करवा दो। क्या समझ में आ रहा है, प्रीवियस स्टेट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो अवेलेबल है उसके अंदर +1 ऐड करवा दो और उस जो टोटल आंसर आता है उसको हमें इस नई प्रॉपर्टी में ऐड ऑन कर देना है। यहाँ से हमारा काउंटर बन गया, ठीक है। अभी समझ में आया आपको कि कब आपको इस तरीके से यूज करना है और कब आपको इस तरीके से यूज करना है। एक बार आप मुझे थम्स अप कर दो अगर आपको समझ में आ गया हो तो। एवरीवन गिव मी अ क्विक थम्स अप अगर आपको समझ में आएगा कि कब आपको सेट स्टेट डिफरेंट वे से यूज करने हैं। ओके एवरीवन, सबने एक साथ में मुझे आंसर दे दिया, ग्रेट। तो यहीं पे लास्ट स्लाइड कंप्लीट करते हैं एंड देन एंड करते हैं हमारे सेशन को। तो हमारी जो लास्ट स्लाइड थी वो क्या थी, ये अपडेट स्टेट वाली। हमने अपडेट स्टेट में हमको बता दिया कि प्रीव स्टेट कैसे यूज करनी है, नॉर्मल स्टेट कैसे यूज करना है। ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने आपको इसको पढ़ाए बिना ही मैंने आपको VS कोड के अंदर एक एग्जांपल दे दिया कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। Then state updates are merged. It means that when you update only one key value pair in the state, it will not affect other. ये बोलना क्या चाह रहा है, ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे अवेलेबल नाम की एक प्रॉपर्टी है जो है यस, और यहाँ पे साथ में एक काउंट नाम की भी प्रॉपर्टी है जो है 0। अगर मैं यहाँ से केवल अवेलेबल में चेंज करूँ तो काउंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। काउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और अगर मैं काउंट को चेंज करूँ तो अवेलेबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों को चेंज करो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको कॉमा लगाना, काउंट लिखना और जो भी काउंट प्री डॉट काउंट +1 ऐसे लिख दोगे तो अवेलेबल की जगह अवेलेबल चेंज हो जाएगा एंड काउंट की जगह काउंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज यहाँ पे बताई जा रही थी एंड ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो ये एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। सो ये अपना सेशन था, आज हमने 13 स्लाइड्स कंप्लीट करी है, 13 छोड़ो 12 ही कंसिडर करो, 12 स्लाइड्स हमने आज कवर करी है। तो आप मुझे पहले बताओ आपको स्टेट्स वगैरह समझ में आया या नहीं आया। एवरीवन गिव मी क्विक रिस्पॉन्स। ओके, थोड़ा सा लंबा सेशन था है ना। ओके, अभी मैं थोड़ा सा ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ एवरीवन, तो जल्दी से रैप अप करते हैं। आज का सेशन ठीक था, आज हमने स्टेट पढ़ी, लिस्ट पढ़ी, कीज पढ़ी, कंपोनेंट्स पढ़े, कितनी सारी चीजें हमने आज कवर करी है। एंड टेंशन मतलब 31 तक आपका पूरा कोर्स हो जाएगा रिएक्ट का, तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत। ओके, सो एवरीवन दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी चीजें हैं उनको हैंड्स ऑन करना, ट्राई करना। एंड हेमंत आज तो क्लासेस नहीं हो पाएंगी शाम को, है ना, तो आज क्योंकि ऑफिस है तो आज तो क्लासेस नहीं हो पाएंगी। एंड जो शाम की चीज़ें थी वो भी मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दी है कंबाइनली, है ना। सो आज के लिए इतना खूब है, ज़्यादा लोड लोगे तो ये जो पढ़ रहे हो वो भी समझ में नहीं आएगा। सो अभी के लिए जितना बताया उसको आप रिवाइज करना, ठीक है। सो एवरीवन दैट्स इट फॉर टुडे एंड मैं जा रही हूँ ऑफिस। एंड जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप ट्राई करना एंड बाय बाय। हाँ, ये सोच रही हूँ नेहा मैं, बट क्या है कि एक्सप्लेन करूँगी, बाद में बताऊँगी आपको क्या बात है। अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ, देन क्लास का टाइमिंग चेंज कर लेंगे, है ना। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स द रैप। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आप एंड तक वेट कर रहे हो, बाकी सब चले गए बट आप 4 लोगों को 5 लोगों को जो वेट कर रहे हो, ठीक है। बाय बाय। बहुत खुशी हो रही है हेमंत को, बहुत खुशी हो रही है, ठीक है।